Made by Pradeep Kushwaha. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम लोग इस वीडियो में हमारा जो क्लास 7 का एनसीईआरटी साइंस है चैप्टर 4 हीट इसको पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को। इन चैप्टर 3 यू लर्न दैट वुलन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम एनिमल फाइबर्स। यू आल्सो नो दैट कॉटन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम प्लांट फाइबर्स। वी wear woolen clothes during winters when it is cold outside. Woolen clothes keep us warm. We prefer to wear light colored clothes when it is hot. These gives us feeling of coolness. You might have wondered why particular types of clothes are suitable for a particular season. जैसा कि हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ रखा है कि जो हमारा वुलन क्लॉथ होता है वो सब हमें कहाँ से मिलता है? एनिमल से मिलता है, जैसे कि वूल हो गए, ये सब हमारा वुलन फाइबर है। ये सब हमें किससे मिलता है? सीप वगैरह से। यू ऑल्सो नो दैट कॉटन क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम प्लांट फाइबर्स। हम जानते हैं कॉटन क्या है, हमारा प्लांट फाइबर है। वो हमें प्लांट से मिलता है। कॉटन प्लांट से उसका क्लॉथ बनाते हैं हम लोग और फिर उसका कपड़ा हम लोग पहनते हैं समर के सीजन में, ताकि हम अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कर सके, कूल लगे, हमें ठंड लगे, गर्मी से बच सके। सेम उसी तरह क्या करते हैं, वुलन क्लोथ होता है हम उसको ठंड के सीजन में पहनते हैं ताकि हम अपने आप को गर्म रख सके। इन विंटर यू फील कोल्ड इनसाइड इन द हाउस। इफ यू कम आउट इन द सन यू फील वार्म। इन समर यू फील हॉट इवन इनसाइड द हाउस। हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड? तो क्या हम लोग ठंड के सीजन में देखते हैं कि जब हम लोग घर में रहते हैं तो हमें ज्यादा ठंड लगती है, वही हम बाहर आते हैं सन में, धूप में आते हैं तो हमें हल्का सा गर्मी महसूस होता है। सेम उसी तरह समर में क्या होता है, हम घर में अपने आप को बहुत गर्मी महसूस होती है। तो ये सब क्या होता है, ये सब हॉट और कोल्ड होता क्या बेसिकली? इन आवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, सम ऑफ देम आर हॉट एंड सम ऑफ देम आर कोल्ड। टी इज हॉट एंड आइस इज कोल्ड। जैसे कि हम लोग देखते हैं अपने डे टू डे लाइफ में बहुत सारे ऐसे चीज देखते हैं जो कि क्या होता है, हॉट या फिर कोल्ड होता है। जैसे कि आइस ही ले लीजिए, आइस कितना कोल्ड होता है, वही टी कितना होता है, हॉट होता है। ये सब हॉट और कोल्ड है। लेकिन तो हॉट और कोल्ड है, हम इसको अपने टच से सेंस से पता तो लगा लिए, मगर अब वो हॉट है तो कितना हॉट है, उसका टेम्परेचर क्या है, ये सब कैसे पता चलेगा? तो यही जो हम हॉटनेस वगैरह मेजर करते हैं इसी को क्या कहते हैं? टेम्परेचर। तो आइए देखते हैं टेम्परेचर क्या है हमारा। A reliable measure of the hotness of an object is its temperature. तो reliable measure जो होता है किसी भी चीज का hotness वगैरह का, उसको हम लोग क्या कहते हैं? टेम्परेचर कहते हैं। टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय डिवाइस कॉल्ड थर्मामीटर। टेम्परेचर को हम मेजर किससे करते हैं? एक डिवाइस है जो कि हमारा है थर्मामीटर। आप देखते हैं मेजरिंग टेम्परेचर। Recall that when you or someone else in your family had fever, the temperature was measured by thermometer. The thermometer that measures our body temperature is called a clinical thermometer. जैसा कि हमारे घर में अगर किसी को बुखार वगैरह लगता है तो हम लोग उसका टेम्परेचर मेजर करते हैं, तो किससे मेजर करते हैं? एक थर्मोमीटर से, जैसे कि हम लोग क्या कहते हैं? क्लिनिकल थर्मोमीटर। Hold the thermometer in your hand and examine it carefully. If you do not have a thermometer, request a friend to share it with you. A clinical thermometer looks like the one shown in figure. तो जैसे कि हम लोग हमारे घर में अगर क्लिनिकल थर्मोमीटर है तो हम उसे देख सकते हैं, या हमें हॉस्पिटल वगैरह में जाकर उसको देख सकते हैं। वो बिल्कुल इसी की तरह दिखता है जैसा हमारा फिगर में दिख रहा है। A clinical thermometer consists of a long, narrow, uniform glass tube. It has a bulb at one end. तो होता क्या है? क्लिनिकल थर्मोमीटर एक लंबा सा एक नैरो एक ग्लास ट्यूब के तरह होता है और इसमें एक जो हमारा ये एंड देख रहे हैं, ये जो हमारा हो गया, यही इसको बल्ब कहते हैं। It has a bulb at one end. This bulb contains mercury outside the bulb. This bulb contains mercury. Outside the bulb, a small shining thread of mercury can be seen. इसी में हमारा मरकरी रहता है और ये जो बल्ब है इसमें ये जो हमारा देख रहे हैं इसके बाहर क्या है, इसमें जो शाइनी चीज है वो हमारा मरकरी कहलाता है। Outside the bulb, a small shining thread of mercury can be seen. If you do not see the mercury thread, rotate the thermometer a bit till you see it. You will also find a scale on the thermometer. The scale we use in this is a Celsius scale indicated by degree C. तो अगर हमें नहीं दिख रहा है वो, तो हम अगर थोड़ी सेक करेंगे या उल्टा पकड़ेंगे थर्मामीटर को तो हमें मरकरी दिख जाएगा, क्योंकि वो लिक्विड के फॉर्म में उसमें होता है। और हम लोग थर्मामीटर में देखते हैं कि क्या है, इसमें स्केल बना हुआ है। ये किसमें मेजर करते हैं हम लोग? उसको सेल्सियस में, जिसे कि हम लोग डिनोट करते हैं डिग्री सी के तौर पर। A clinical thermometer reads temperature from 35 degree C to 42 degree C. तो क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या, उसका रेंज क्या होता है टेम्परेचर का? 35 डिग्री C to 42 डिग्री C। तब कह रहा प्रिकॉशंस टू बी ऑब्जर्व्ड व्हाइल यूजिंग ए क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो हम अगर क्लिनिकल थर्मोमीटर ऑब्जर्व कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो हमें उसके लिए क्या प्रिकॉशंस, सावधानी बरतनी चाहिए। या थर्मोमीटर शुड बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर यूज।
प्रिफरली विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। क्या अगर थर्मामीटर हम यूज कर रहे हैं तो उसको यूज करने से पहले हमें किसी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से साफ कर लेना चाहिए और यूज करने के बाद भी उसे साफ करके रखना चाहिए। इंश्योर दैट बिफोर यूज द मर्करी लेवल इज बिलो 35 डिग्री सी। तो अगर हम जब यूज कर रहे हैं थर्मामीटर का तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो मर्करी लेवल है वो 35 डिग्री सी के नीचे है। फिर कह रहा है रीड द थर्मामीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मर्करी अलोंग द लाइन ऑफ साइड। फिर हमें क्या करना है, जब टेम्परेचर यूज कर लिया उसको, फिर उसको अगर रीडिंग करेंगे तो क्या करना चाहिए, उसको जो मर्करी है उसको हमें लाइन ऑफ साइड मतलब हमारे आंखों के बिल्कुल सामने रखना चाहिए। हैंडल द थर्मामीटर विद केयर, इफ इट हिट्स अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट इट कैन ब्रेक। जो थर्मामीटर होता है वो बहुत ही फ्रेजाइल होता है, बहुत ही नाजुक होता है, अगर वो किसी भी हार्ड ऑब्जेक्ट से टकराएगा तो तुरंत ही टूट जाएगा, इसलिए हमें उसे केयर से हैंडल करना चाहिए। डोंट होल्ड द थर्मामीटर बाय द बल्ब व्हाइल रीडिंग। जब हम थर्मामीटर रीड कर रहे हैं तो हमें उसे बल्ब की तरफ से नहीं पकड़ना चाहिए, क्योंकि अगर बल्ब पकड़ेंगे तो वो जो हमारा हैंड का टेम्परेचर है वो उसे भी मेजर कर लेगा, जिससे हमारी रीडिंग गलत हो जाएगा। Between these marks, suppose a bigger marks read 1 degree and there are 5 divisions between them. Then one small division can read 1 by 5 is equal to 0.2 degree C. Wash the thermometer preferably with an antiseptic solution. Hold it firmly and give it a few jugs. The jugs will bring the level of mercury down. Ensure that it falls between 35 degrees C. तो यूज करने से पहले हम उससे क्या करेंगे, एंटीसेप्टिक से साफ कर लेंगे और फिर क्या करेंगे, उसको हम अच्छे से जर्क कर लेंगे, यानी हिला देंगे, सेक करेंगे। उससे क्या होगा, जो मरकरी का लेवल होगा वो 35 डिग्री सी के नीचे आ जाएगा, तभी हमें एक करेक्ट जो मेजर होता है, रीडिंग होता है वो मिल पाएगा। यही मेथड है, मतलब जब हम रीडिंग करें तो इसको एकदम आई साइड के सामने रखना है, तभी हमें एक करेक्ट मेजर मिल पाएगा टेम्परेचर का। अंडर योर टंग आफ्टर 1 मिनट टेक द थर्मामीटर आउट एंड नोट द रीडिंग। तो हम कैसे करते हैं, उसको टंग या फिर अपने आर्म्स के बीच में रखते हैं, फिर उसके बाद उसको निकालते हैं, फिर रीडिंग को नोट करते हैं, और वो जो हमारा रीडिंग निकलता है वही हमारा क्या कहता है, बॉडी टेम्परेचर हो गया। द टेम्परेचर शुड ऑलवेज स्टेटेड विद इट्स यूनिट डिग्री सी। टेम्परेचर जब भी लिखा जाता है या बोला जाता है तो उसका यूनिट के साथ बताया जाता है, जो कि क्या है उसका डिग्री सी यानी डिग्री सेल्सियस। The normal temperature of human body is 37 degree C. Note that the temperature is stated with its unit. तो normal temperature जो होता है किसी भी human body का कितना होता है हमारा 37 डिग्री C, और इसको हमेशा यूनिट के साथ ही बोलते हैं, जो कि हमारा क्या डिग्री सेल्सियस। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या है 37 डिग्री सी। द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन मे नॉट बी 37 डिग्री सी, इट कुड बी स्लाइटली हायर और स्लाइटली लोअर। लेकिन जो हर पर्सन जितने भी पर्सन है सभी का क्या होगा, एकदम नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर नहीं होगा, किसी का थोड़ा कम भी हो सकता है या किसी का हल्का ज्यादा भी हो सकता है। एक्चुअली व्हाट वी कॉल नॉर्मल टेम्परेचर इज द एवरेज बॉडी टेम्परेचर ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ हेल्दी पर्सन। तो ये बेसिकली है क्या, ये बहुत सारे जो हेल्दी पर्सन थे उनके बॉडी टेम्परेचर को लिया गया, उसका एवरेज निकाला गया, तो हमारा क्या निकला 37 डिग्री सी। The clinical thermometer is designed to measure the temperature of human body only. जो हमारा क्लिनिकल थर्मामीटर है इसका डिजाइन इस तरह से किया गया है ताकि ये सिर्फ ह्यूमन के बॉडी टेम्परेचर को ही मेजर कर सके। The temperature of human body normally does not go below 35 डिग्री सी और above 42 डिग्री सी। तो हमारा जो ह्यूमन का बॉडी होता है वो नॉर्मली उसका टेम्परेचर कभी 35 डिग्री सी के नीचे नहीं जाता और 42 डिग्री सी के ऊपर नहीं जाता। What is the reason that this thermometer has a range 35 डिग्री से टू 42 डिग्री सी? यही रीजन है इस वजह से इसका जो रेंज होता है क्लिनिकल थर्मामीटर का वो 35 डिग्री सी से 42 डिग्री सी के अंदर रहता है। अब नेक्स्ट है कॉशन। Do not use a clinical thermometer for measuring the temperature of any object other than human body. Also avoid keeping the thermometer in the sun or near a flame. It may break. तो कह रहा है अगर हम क्लिनिकल थर्मामीटर हमारे पास है तो उसका यूज हम सिर्फ हमें ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को ही मेजर करने के लिए करना चाहिए। दूसरा किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर नहीं हमें मेजर करना चाहिए, ना उसे सन में रखना, धूप में रखना चाहिए, ना ही किसी आग के पास रखना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारा थर्मामीटर टूट सकता है। अब नेक्स्ट आ गया हमारा लेबोरेटरी थर्मामीटर। For this purpose there are other thermometers. One such thermometer is known as laboratory thermometer. तो laboratory thermometer क्या होता है, वैसा थर्मामीटर जिसको कि हम और भी बाकी के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसका जो मेजर हम टेम्परेचर कर सके। Look at it carefully and note the highest and the lowest temperature it can measure. The range of a laboratory thermometer is generally from -10 degrees C to 110 degrees C. तो जो हमारा लेबोरेटरी थर्मामीटर का जो रेंज होता है वो कितना होता है, -10 डिग्री से लेकर के 110 डिग्री सी तक। Also, as you did in the case of the clinical thermometer, find out how much a small division in the thermometer read. You would need this information to read the thermometer correctly. तो इसका डिवीजन जो होता है वो भी क्लिनिकल थर्मामीटर से बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि ये सब जो हम मेजर करेंगे इसका, तो क्या होगा, वो सब ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर या तो बहुत कम भी हो सकता है या बहुत ही ज्यादा भी हो सकता है।
In addition to the precautions to be taken while reading an clinical thermometer, the laboratory thermometer should be kept upright, not tilted. तो बाकी सब तो सेम होता है, लेबोरेटरी थर्मामीटर में भी उसी तरह करना चाहिए, मगर एडिशन क्या है, प्रिकॉशंस ध्यान रखने के लिए, शुड बी केप्ट अपराइट नॉट टिल्टेड। जब भी आप किस लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज कर रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेजर करने के लिए, हमें उसे क्या करना चाहिए, हमें उसे एकदम अपराइट रखना चाहिए, टिल्टेड नहीं रखना चाहिए। Bulb should be surrounded from all sides by the substance of which the temperature is to be measured। तो जो इसका बल्ब जो होता है उसको एकदम जिस सब्सटेंस को मेजर कर रहे हैं वो सब्सटेंस उसके सराउंडिंग में पूरा एकदम सराउंडेड रहना चाहिए, उससे पूरा एकदम डूबा हुआ रहना चाहिए। The bulb should not touch the surface of the container। और जिस कंटेनर में वो सब्सटेंस रखा हो उस कंटेनर का जो सरफेस होता है उसको वो हमारा थर्मोमीटर टच नहीं करना चाहिए, इससे हमारे रीडिंग में गड़बड़ हो सकती है। नोट द रीडिंग, दिस इज द टेम्परेचर ऑफ वाटर दैट टाइम। अगर हम किसी वाटर वगैरह का टेम्परेचर मेजर करना है तो हमें इसी तरह से बिल्कुल अपराइट रख के एकदम उसके कंटेनर पे टच नहीं होने देना और फिर हम उसका मेजर कर सकते हैं, फिर हम उसको नोट कर सकते हैं। तो यही था हमारा लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तो दोनों क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज हम करते हैं अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, इसका रेंज क्या होता है 35 डिग्री सी टू 42 डिग्री सी। और वही लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो होता है उसका अब बाकी के जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसका टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं और उनका रेंज क्या होता है हमारा -10 डिग्री सी टू 110 डिग्री सी। It is not convenient to use the laboratory thermometer for this purpose. Why does the mercury not fall or rise in a clinical thermometer when taken out of the mouth? Observe a clinical thermometer again. Do you see a kink near the bulb? What is the use of the kink as it prevents the mercury level from falling? It's on. तो जैसा कि हम लोग यूज करते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर वगैरह, तो क्या होता है अब जो हम यूज करने के बाद जो मरकरी का लेवल होता है वो अपने आप नीचे नहीं आता है तुरंत में, और उस थोड़ी देर बाद आता है या हमें उसको जर्क करना पड़ता है। तो ऐसा क्यों होता है, वो अपने आप क्यों नहीं गिरता? तो बल्ब के पास क्या होता है, एक हल्का सा किंक बना होता है, इसको हम लोग कहते हैं किंक। ये किंक क्या करता है, जो मरकरी है उसको अपने आप गिरने से रोकता है। इसीलिए क्या होता है जब हम मरकरी को अपने बॉडी से हटाते हैं फिर भी उसका जो मरकरी लेवल है वो डाउन नहीं होता, वो ज्यों का त्यों रहता है जब तक कि हम उसको जर्क वगैरह नहीं करते हैं। There is a lot of concern over the use of mercury in thermometers. Mercury is a toxic substance and is very difficult to dispose of if a thermometer breaks. तो मरकरी जो है क्या है, एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, इसीलिए उसको मरकरी थर्मोमीटर में यूज करने से पहले यूज करना बहुत ही एक रिस्क का काम होता है और इसका डिस्पोजल भी बहुत डिफिकल्ट है, ये डिस्पोज भी जल्दी नहीं होता और अगर ब्रेक हो गया हमारा थर्मोमीटर तो। These days डिजिटल थर्मोमीटर्स आर अवेलेबल व्हिच डू नॉट यूज मरकरी। लेकिन आजकल क्या है, आजकल हमें डिजिटल थर्मोमीटर मार्केट में अवेलेबल मिलते हैं जिसमें कि किसी भी तरह का मरकरी का यूज नहीं किया जाता, वो डिजिटली चलते हैं। नेक्स्ट हमारा ट्रांसफर ऑफ हीट, मतलब हीट ट्रांसफर कैसे होता है। You might have observed that a frying pan becomes hot when we kept on a flame। हम लोग देखते हैं जब कोई फ्राइंग पैन हमारे घर में खाना वगैरह बनता है तो फ्राइंग पैन को अगर गैस पे रखते हैं तो थोड़ी देर बाद हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है। It is because the heat passes from the flame to the utensil। कैसे होता है, जो हीट जो होता है वो यूटेंसिल में पास होता है, बर्तन है उसको पास किया फ्लेम से। When the pan is removed from the fire, it slowly cools down। और जैसे उस पैन को फायर आग से हटा लिया जाता है तो क्या होता है, धीरे धीरे कूल डाउन हो जाता है। Why does it cool down? The heat is transferred from the pan to the surroundings, so you can understand that in both cases the heat flows from the hotter object to colder object। तो अगर हटाने के बाद वो कूल डाउन कैसे हो जाता है, क्यों हो जाता है, क्योंकि जो उसका जो हीट है वो फिर रिलीज हो जाता है जो उसका सराउंडिंग है, एयर है उसमें। तो इससे हमें क्या पता चला कि हीट का जब भी फ्लो करता है तो किसमें करता है, हॉटर से कोल्डर ऑब्जेक्ट में करता है। तो पहले पैन क्या था, हमारा कोल्डर ऑब्जेक्ट था और फ्लेम हॉट था, तो हॉट फ्लेम से पैन में आया, फिर पैन हॉट हो गया तो उसको फिर किसमें चला गया, अपने सराउंडिंग में जो कि उससे कूल था, फिर सराउंडिंग में चला गया, फिर हमारा पैन भी था वो भी ठंडा हो गया। तो इससे क्या हुआ, हमें पता चला कि हमारा जो हीट जो है वो हॉटर से कोल्डर रीजन की ओर जाता है। इन ऑल केसेस हीट फ्लोज फ्रॉम ए हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट। जितना भी केस होता है उसमें हीट हमेशा हॉटर से कोल्डर ऑब्जेक्ट की ओर ही हमेशा जाता है। तो यही था हमारा हीट का कैरेक्टरिस्टिक। The process by which heat is transferred from the other end of to the colder end of an object is known as conduction। क्या है, the process by which heat is transferred from the hotter end to the colder end of an object is called known as conduction। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट में जब हीट जो होता है वो हॉटर एंड से कोल्डर एंड की तरफ चला जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को कंडक्शन कहते हैं। In solids generally the heat is transferred by the process of conduction। तो सॉलिड वगैरह में क्या होता है, जो हीट हमेशा इसी प्रोसेस से कंडक्शन प्रोसेस से ही ट्रांसफर होता है।
You must have observed that the metallic pan for cooking has a plastic or wooden handle. Can you lift a hot pan by holding it from the handle without getting hurt? तो हम लोगों ने देखा होगा हमारे घर में जो पैन वगैरह होता है या कुकर वगैरह जो भी होते हैं, तो उनका क्या होता है, उनका जो हैंडल होता है उसके ऊपर एक प्लास्टिक या वुडन हैंडल लगा रहता है, एक कवर चढ़ा रहता है, ताकि हम उसे आसानी से होल्ड कर सके, पकड़ सके खाना वगैरह बनाते वक्त, जिससे कि हमारा हाथ भी नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि कंडक्शन प्रोसेस की वजह से जो हीट जो होता है वो हैंडल तक भी पहुंच जाता है फ्लेम से, इसीलिए वहां पे वुडन या फिर प्लास्टिक का एक लेयर चढ़ा हुआ रहता है उसके हैंडल पे। The materials which allow heat to pass through them easily are conductors of heat. For example, aluminium, iron and copper. तो वैसे मटेरियल जो कि हीट को अलाउ करते हैं अपने थ्रू पास करने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? कंडक्टर्स। जैसे कि हमारे एग्जांपल में आ गया एल्युमिनियम, आयरन और कॉपर। The materials which do not allow heat to pass through them are easily are poor conductors of heat such as plastic and wood. तो poor conductors are also known as insulator. वैसे मटेरियल जो कि हीट को अलाउ नहीं देते हैं अपने पास अपने थ्रू से थ्रू फ्लो करने के लिए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पुअर कंडक्टर या फिर इंसुलेटर। जैसे प्लास्टिक हो गया, ये सब हीट को अपने थ्रू पास करने को अलाउ नहीं करता। The water and air are poor conductors of heat. Then how does the heat transfer like place in this substance? तो वाटर, एयर वगैरह जो है वो सब क्या है? वो हीट का पुअर कंडक्टर होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे हीट पास होता है। कैसे होता है? Air and water from the sides moves down. The process continues till the whole water gets heated. This mode of heat transfer is known as convection. तो क्या होता है? यहाँ पे जो एयर से कन्वेंशन हीट ऑफ इन वाटर, क्या होता है कन्वेंशन में हमारा? When the water is heated, the water near the flame gets hot. Hot water rises up. The cold water from the sides move down to above. The source of heat, this water also gets hot and rises. And this water from the sides move down. The process continues till the whole water gets heated. तो ये हमारा जैसे हॉट वाटर वगैरह कैसे हीट होता है? जब ये हीट होता है तो जो इसका जो एयर होता है फिर ये ऊपर की ओर चला जाता है, इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो ऊपर की ओर जाते हैं, फिर जो उसके नीचे का साइड वगैरह का जो कूल है फिर वो नीचे आ जाता है। इसी तरह ये प्रोसेस पूरा का पूरा चलते रहता है। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग? कन्वेक्शन। In which direction does the smoke go? The air near the heating source gets hot and rises. The air from the sides come in to take its place. In this way the air gets heated. तो सेम एयर के भी तरह होता है। एयर का जो उसके आसपास का जो एयर होगा वो क्या होगा? हॉट होगा, फिर राइज होगा, और उसके जगह पे क्या जो कूल एयर होंगे वो आ जाएंगे, फिर से वो भी राइज होंगे, हीट होने के बाद वो भी राइज हो जाएंगे। तो ये भी एक प्रोसेस चलता रहता है जिससे कि एयर वगैरह हॉट होता है। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? कन्वेक्शन। Be careful, keep your hands at a safe distance from the flame so that they do not get burned. तो हम वगैरह फ्लेम वगैरह पे जो भी एक्टिविटी करते हैं उससे हमें केयरफुल रहकर करना होगा ताकि हमारा हाथ ना जले। On the sides, however, there is no convection and air becomes not filled as so it is hot at the top. तो जैसे कि कह रहा है, अगर हम किसी मोमबत्ती को लें और मोमबत्ती के हम एक पास में हाथ रख दें और थोड़ी देर और उसका करें फिर उसके कुछ ऊपर पे हाथ रख दें, तो कहाँ पे हमें ज्यादा हीट महसूस होगा? तो कहाँ पे होगा? जैसा कि हम लोग अभी पूरा कन्वेक्शन से क्या होता है? जो एयर जो होता है उसके ऊपर का क्या होगा? हीट होगा और फिर ऊपर की ओर राइज करेगा, जिससे क्या होगा? वहां पे जो हमारा ऊपर पे जो हाथ है वो उस पे ज्यादा हमें टेम्परेचर फील होगा, गर्मी फील होगी। वही जो हमारा साइड में है वो उतना हीट नहीं होगा, इसीलिए वहां का जो एयर है वो राइज नहीं हो पाएगा, इसलिए हमारा साइड में जो हाथ है वहां पे हमें कम टेम्परेचर फील होगा। The people living in the coastal areas experience an interesting phenomenon during the day. The land gets heated from faster than the water. जो कोस्टल एरियाज में जो रहते हैं, समुद्र वगैरह के किनारे में जो भी रहते हैं, उन्हें एक इंटरेस्टिंग फिनोमिना देखने को मिलता है। दिन के टाइम पे क्या होता है? जो लैंड होता है वो बहुत जल्दी हीट हो जाता है वाटर से। द एयर ओवर द लैंड बिकम्स हॉटर एंड राइजेस। तो इससे क्या होता है? लैंड के ऊपर जो भी एयर रहते हैं वो हॉट हो जाते हैं और ऊपर की ओर राइज हो जाते हैं। द कूलर एयर फ्रॉम द सी रसेस इन टुवर्ड्स द लैंड एंड टू टेक इट्स प्लेस। तो फिर सी के ऊपर जो कूल एयर होते हैं वो क्या करते हैं? वो लैंड की तरफ चले आते हैं और फिर उसका प्लेस ले लेते हैं। The warm air from the land moves toward the sea to complete the cycle. और फिर जो वार्म एयर होता है लैंड का वो सी की तरफ और चला जाता है। इससे क्या होता है? पूरा पूरा साइकिल बनता है। The air from the sea is called the sea breeze. तो यही जो एयर सी से आता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सी ब्रीज कहते हैं। To receive the cooler sea breeze, the windows of the house in coastal areas are made to face the sea. तो कोस्टल एरिया में जो भी लोग रहते हैं वो कूल जो सी ब्रीज का फायदा उठाने के लिए क्या करते हैं? अपने घर का जो भी विंडो वगैरह का जो भी फेस होता है वो हमेशा सी की तरफ रखते हैं ताकि सी से जो कोल्ड एयर है वो उनके घर पे आए और उन्हें कूल महसूस हो। At night it is exactly the reverse. The water cools down
मोर स्लोली देन द लैंड। तो क्या होता है नाइट में एकदम इसका उल्टा होता है। फिर क्या होता है नाइट में वाटर बहुत जल्दी कूल डाउन हो जाता है लैंड से। सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड्स द सी। तो क्या होता है जो कूल एयर होता है लैंड का वो सी की तरफ जाता है, जिसको कि हम लोग कहते हैं लैंड ब्रिज। मतलब सुबह में होता, दिन में हमारा होता है सी ब्रिज और रात में हमारा होता है लैंड ब्रिज। When we come out in the sun, we feel warm. It cannot reach us by conduction or convection, as there is no medium such as air in the most part of the space between the earth and the sun. जब हम बाहर निकलते हैं धूप में तो हमें गर्मी महसूस होती है। अगर कैसे होती है क्योंकि सन जो हमारा स्पेस में है और वहां से हीट हमारे पास कैसे पहुंचता है, क्योंकि बीच में जो है वहां कोई भी किसी भी तरह का मीडियम नहीं है, क्योंकि हमारे स्पेस में खाली है पूरा, वहां पे कुछ है ही नहीं। तो हम फिर भी हमारे पास अर्थ पे हीट कैसे आता है। फ्रॉम द सन द हीट कम्स टू अस बाय अनदर प्रोसेस नोन एज रेडिएशन। तो सन से जो भी हीट हमारे पास आता है वो एक अलग प्रोसेस से आता है जिसे हम लोग कहते हैं रेडिएशन। The transfer of heat by radiation does not require any medium. It can take place whether the medium is present or not. तो क्या होता है रेडिएशन में जो ट्रांसफर ऑफ हीट होता है इसको किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। ये हमेशा अपना काम करेगा, प्रोसेस में आएगा, मीडियम हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। When we sit in front of a room heater, we get heat by the process. A hot utensil kept away from the flame cools down and it transfer heat to the surrounding by radiation. तो जैसा कि सबसे कॉमन एग्जांपल, जैसे कि हम ठंड वगैरह में जो रूम हीटर के सामने बैठते हैं तो हमें गर्मी महसूस होती है। तो कैसे होती है वो रेडिएशन के प्रोसेस से होती है। तो यही क्या था हमारा एक रेडिएशन का एग्जांपल हो गया। जो हम फ्लेम पैन वगैरह रखते हैं फ्लेम पे, फिर उसको हटाते हैं तो पैन क्या हो जाता है, कूल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर का जो भी हीट था वो हमारा रेडिएट हो चुका है उसके एनवायरनमेंट में। Our body too gives heat to the surroundings and receives heat from its by radiation. हमारा बॉडी जो है वो भी हीट देता है अपने सराउंडिंग को और रिसीव भी करता है रेडिएशन प्रोसेस के थ्रू। All hot bodies radiate heat. जितने भी हॉट बॉडीज होते हैं वो सभी क्या करते हैं, हीट रेडिएट करते हैं। When this heat fall on some object, a part of it is reflected, a part is absorbed and a part may be transmitted. तो जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट पे हीट आता है तो क्या होता है वो कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ पार्ट को रिफ्लेक्ट कर देता है और कुछ को ट्रांसमिट कर देता है। The temperature of the object increases due to the absorbed part of the heat. तो उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि उसने हीट को एब्जॉर्ब कर रखा है। ये सब लगभग सभी ऑब्जेक्ट्स में होते हैं। Kinds of clothes we wear in summer and winter. You know that summer we prefer light color clothes and in winter we usually wear dark color clothes. तो हम लोग देखते होंगे कि समर में हमें हल्के कलर के कपड़े पहनने में ज्यादा अच्छा लगता है, हम कंफर्टेबल फील करते हैं। वही विंटर में हमें डार्क कलर का क्लोथ्स पहनना ज्यादा कंफर्टेबल लगता है। We often use electricity and fuels like coal and wool to keep our houses cool or warm. Is it impossible to construct buildings that are not affected much by heat and cool inside? This can be done by construction outer walls of buildings so that they have trapped layers of air. One way of doing this is to hollow bricks which are available these days. तो जैसा कि हम लोग आजकल बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल्स यूज करते हैं, जैसे कोल वुड हो गया, ताकि हम अपने हाउस को कूल या फिर वार्म रख सके, यानी गर्मी के सीजन में कूल रख सके और ठंड के सीजन में वार्म रख सके। इट इज पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट द बिल्डिंग। तो क्या पॉसिबल है कि हम अपने बिल्डिंग को ऐसा बनाए ताकि उसके हीट वगैरह से या कोल्ड से कुछ फर्क ना पड़े। तो कह रहा है ऐसा बनाया जा सकता है। कैसे? जो आउटर वॉल्स होंगे बिल्डिंग्स के उसको हम बना सकते हैं एक हॉलो ब्रिक से, जो कि आजकल हमारे मार्केट में अवेलेबल है, जो कि क्या करेगा, जो भी एयर है उसको ट्रैप करके रखेगा और हमारा एयर क्या होता है वो ओवर कंडक्टर होता है हीट का। तो उससे हीट वगैरह जो होगी वो अंदर भी नहीं आ पाएगा और ठंड के सीजन में अंदर का जो हीट होगा वो बाहर भी नहीं जा पाएगा। तो इसीलिए हम अपने हाउस को ऐसा बना सकते हैं। The summer and dark color clothes in winter. Dark surface absorb more heat than and therefore we feel comfortable, and dark color clothes in the winter. Light color clothes reflect most of the heat and falls on them, and therefore we feel more comfortable wearing them in summer. जैसा कि हमें पूछा गया था कि हम समर में लाइट कलर क्लॉथ क्यों पहनते हैं, हमें कंफर्टेबल क्यों लगता है, और हम जो विंटर है उसमें डार्क कलर के क्लॉथ पहनना क्यों पसंद करते हैं। तो इसका मेन आंसर क्या हो जाता है कि जो हमारा डार्क सरफेस है वो ज्यादा से ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है, इसीलिए हमें क्या होता है उस कलर के क्लोथ्स में हमें कंफर्टेबल फील होता है विंटर के टाइम में, ताकि हमें गर्मी मिलती है। वही लाइट कलर के जो भी क्लोथ्स होते हैं वो ज्यादातर हीट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं जो हमें आती है, इसीलिए हम गर्मी के सीजन में लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं ताकि हमें कंफर्टेबल फील हो गर्मी के सीजन में। वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म इन विंटर। तो वुलन क्लोथ्स हम लोग विंटर में पहनते हैं क्या, ताकि हम अपने आप को वार्म रख सके, ठंड से बचा सके।
In the winter we use woolen clothes. Wool is a poor conductor of heat. Moreover, there is an air trapped in between the wool fibers. तो हम लोग विंटर में वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं जो कि वूल हमारा क्या है, हीट का पोर कंडक्टर होता है। Moreover, there is air trapped in between the wool fiber. तो क्या होता है, हमारा जो वूल फाइबर है उसके बीच बहुत सारे एयर ट्रैप्ड रहते हैं। This air prevents to flow the of heat from our body to the cold surrounding. तो ये क्या करता है, ये जो एयर है हमारे हीट को प्रिवेंट करता है बॉडी से सराउंडिंग में जाने को। So we feel warm, इसीलिए हमें गर्मी लगती है क्योंकि हमारा जो बॉडी का हीट था वो अंदर ही रह गया, वो सराउंडिंग में नहीं गया। Suppose you are given the choice in winter of using either on one thick कंबल or two thick blankets joined together. What would you choose and why? तो कह जाएगा ठंड में हमें दिया जाए एक थिक ब्लैंकेट दिया जाए या फिर दो थिन ब्लैंकेट दिया जाए तो हम क्या लेंगे? They remember that there would be a layer of air between the blankets. तो क्या होता है, हमारे जो ब्लैंकेट्स होंगे उसके बीच में हमें लेयर मिलेगा। इससे क्या होगा, हमें ज्यादा एयर उसके अंदर ट्रैप्ड रहेगा, इसलिए हमें ज्यादा गर्मी महसूस होगी। इसलिए हम क्या लेंगे, दो ब्लैंकेट लेंगे जिससे कि हमें अच्छे से गर्मी रह सके और हम अच्छे से सो सके ठंड के मौसम में भी। तो कीवर्ड्स हमने क्या क्या देखे इसमें, सेल्सियस स्केल हमारा हो गया, कंडक्शन, कंडक्टर, कन्वेक्शन, फिर हमारा इंसुलेटर, लैंड ब्रिज देखा हम लोगों ने। क्या होता है, लैंड का जो एयर है वो सी में की ओर चला जाता है। रेडिएशन में देखा उसे किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। सी ब्रिज में सी का पानी लैंड, सी का जो एयर होता है वो लैंड की तरफ आता है। टेम्परेचर से हम हीट वगैरह नापते हैं, थर्मामीटर से हम टेम्परेचर मेजर करते हैं। सेल्सियस स्केल क्या हो गया, जब थर्मामीटर पे देखते हैं जो स्केल क्या होता है, सेल्सियस स्केल होता है। कंडक्शन से क्या होता है, जो हॉटर एंड से कोल्डर एंड की तरफ जाता है। कंडक्टर क्या होता है, वैसा जो कि हीट को अपने थ्रू पास करने को अलाउ देता है। कन्वेक्शन में क्या होता है, जो एयर जो होता है वो अपने आप जो फिर हॉट होता है फिर राइज हो जाता है, फिर जो कूल एयर होते हैं फिर से हॉट होते हैं फिर वो राइज हो जाते हैं। ये साइकिल चलता रहता है, इससे हीट का ट्रांसफर को हम क्या कहते हैं, कन्वेक्शन। कह रहा व्हाट यू हैव लर्न, आइए देखते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। Our sense of touch is not always a reliable guide to the degree of hotness of an object। कह रहा हम लोग सभी चीज को टच करके ये तो पता चल जाता है कि हॉट और ऑब्जेक्ट है, मगर वो एकदम हमारे सटीक तो बता नहीं पाएगा कितना हॉट है। मान लीजिए हमने किसी चाय को छुआ तो हमें गर्मी महसूस हुई, इससे हमें क्या पता चला कि चाय गर्म तो है, मगर कितना गर्म है, उसकी डिग्री ऑफ हॉटनेस क्या है वो तो हमें उससे अपने टच से सेंस से पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए क्या होता है, हम लोग दूसरे डिवाइसेस यूज करते हैं, थर्मोमीटर्स वगैरह यूज करते हैं ताकि हमें उसका जो एग्जैक्ट डिग्री है वो मेजर पता चल सके। टेम्परेचर इज ए मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। टेम्परेचर क्या है, वो किसी भी ऑब्जेक्ट का हॉटनेस की डिग्री को मेजर करता है कि वो कोई भी ऑब्जेक्ट है कितना गर्म है या फिर कितना ठंडा है। थर्मोमीटर इज ए डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। थर्मोमीटर क्या है, एक डिवाइस है जिसका हम यूज करते हैं टेम्परेचर नापने में, टेम्परेचर मेजर करने में, जिससे कि हमें पता चल जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कितना, चाहे वो हमारी बॉडी हो या फिर कोई ऑब्जेक्ट ही क्यों ना हो। फिर हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर इज यूज्ड टू मेजर आवर बॉडी टेम्परेचर। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर जो होता है वो क्या करता है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर हमें मेजर करने में हमें काम आता है। द रेंज ऑफ दिस थर्मोमीटर इज फ्रॉम 35 डिग्री से टू 42 डिग्री। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी देखा है कि जो हमारा थर्मोमीटर है वो क्या होता है, क्लिनिकल थर्मोमीटर, उसका रेंज क्या होता है 35 डिग्री से टू 42 डिग्री से। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जो ह्यूमन बॉडी होते हैं वो उनका जो टेम्परेचर वो कभी 35 डिग्री सी के नीचे भी नहीं जाता और 42 डिग्री सी के ऊपर भी नहीं जाता। फॉर अदर पर्पसेज वी यूज द लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स। बाकी अगर हम किसी और चीज का अगर टेम्परेचर मेजर करना है तो हम उसके लिए क्या करते हैं, लेबोरेटरी थर्मोमीटर यूज करते हैं, जिनका रेंज उससे बहुत ही ज्यादा होता है, क्लिनिकल थर्मोमीटर से बहुत ही ज्यादा रहता है। The range of these thermometers is usually from -10 डिग्री से to 110 डिग्री सी। तो इसका रेंज क्या होता है, -10 डिग्री से लेकर के 110 डिग्री सी तक। The normal temperature of the human body is 37 डिग्री सी। किसी भी ह्यूमन बॉडी का सबसे नॉर्मल टेम्परेचर क्या रहता है, 37 डिग्री सी। जैसा कि हमने देखा ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है कि बहुत सारे लोगों जो हेल्दी पर्सन थे उनको इकट्ठा करके उनका जो बॉडी टेम्परेचर मेजर किया गया और फिर उसका एवरेज जब निकाला गया तो हमें पता चला कि हमारा जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है उसका क्या होता है, हमारा 37 डिग्री सेल्सियस। The heat flows from a body at a higher temperature to a body at a lower temperature। तो हीट जो हमारा है वो फ्लो करता है किसमें, वैसे ऑब्जेक्ट या बॉडी जो कि हाई टेम्परेचर पे, फिर उससे वो पास करता फ्लो करता है किसी दूसरे बॉडी में या ऑब्जेक्ट में जो कि लो टेम्परेचर है। There are 3 ways in which heat can flow from one object to another। तो क्या होता है, 3 वे हैं जिससे कि हीट जो है वो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में फ्लो करता है। तो कैसे, वो कौन कौन से हमारा, पहला कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन।
तो कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन ये प्रोसेस है जिससे कि हीट किसी वही ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में फ्लो करता है। तो कंडक्शन में क्या होता है हमारा, कंडक्शन में जो हीट होता है वो हॉटर एंड से कोल्डर एंड की तरफ जाता है। जैसा कि हम लोग चलाते हैं अपना हमारा जो फ्राइंग पैन वगैरह होता है उसको फ्लेम पे रखने के बाद उसका हैंडल वगैरह कुछ देर बाद क्या होता है वो भी हॉट हो जाता है, हमसे ऐसे पकड़ नहीं पाएंगे। तो क्यों नहीं पकड़ेंगे, कंडक्शन प्रोसेस की वजह से उसमें भी हीट ट्रांसफर हो चुका है, उससे पकड़ेंगे तो हमारा हाथ भी जल जाएगा। इसलिए क्या होता है उस पर एक प्लास्टिक की कोटिंग या फिर वुडिंग की कोटिंग की रहती है ताकि उसे आसानी से होल्ड कर सके। दूसरा कन्वेक्शन और तीसरा रेडिएशन। रेडिएशन वगैरह को भी किसी की मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट हमारा इन सॉलिड जनरली द हीट इज ट्रांसफर बाय कंडक्शन, इन लिक्विड्स एंड गैसेस द हीट इज ट्रांसफर बाय कन्वेक्शन। तो सॉलिड जो भी होता है हमारा उसमें हीट ट्रांसफर कैसे होता है, कंडक्शन प्रोसेस से। और फिर वही जो भी गैसेज होते हैं वो गैसेज द हीट इज ट्रांसफर बाय कन्वेक्शन, वही गैसेज वगैरह होते हैं उनमें हीट ट्रांसफर कन्वेक्शन मेथड से करता है। नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन, वही जो हमारा रेडिएशन है उसको किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट है द मटेरियल्स व्हिच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली आर कंडक्टर्स ऑफ हीट। तो वैसे मटेरियल जो कि हीट को अपने थ्रू पास करने को अलाउ करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कंडक्टर्स ऑफ हीट। नेक्स्ट है द मटेरियल्स व्हिच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली आर कॉल्ड इंसुलेटर। फिर वैसे मटेरियल जो कि हीट को अपने थ्रू पास करने को अलाउ नहीं करते उसे हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर्स। The dark color object absorbs more heat than the light colored object during the. This is the reason we feel more comfortable in light colored clothes in the summer. क्या होता है, डार्क कलर ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो ज्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। यही रीजन है कि हम लोग गर्मी में क्या लाइट कलर के कपड़े पहनना ज्यादा पसंद करते हैं डार्क क्लॉथ के बजाय। Woolen clothes keep us warm during winter. It's so because wool is a poor conductor of heat and it has air trapped in between the fibers. तो हमारा जो वुलन क्लॉथ होता है उसे वो हमें ठंड में वार्म रखता है। ऐसा क्यों होता है कि जो वुलन क्लॉथ होते हैं उसमें बीच में बहुत सारे एयर ट्रैप रहते हैं और जैसा कि हम लोग जानते हैं एयर क्या है, बहुत ही पुअर कंडक्टर है, इसीलिए हमारा जो वुलन क्लॉथ है वो हमें विंटर के सीजन में भी वार्म रखता है सराउंडिंग से। तो ये था हमारा हीट चैप्टर, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और इसके क्वेश्चन आंसर्स जो और वगैरह है वो भी डाले जाएंगे, एग्जाम्पलर से वो भी डाले जाएंगे। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही हमारा वीडियो है आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रुकते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।